मेरा नाम रोहन है और मैं एक सरकारी बैंक में काम करता था। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी पत्नी रूपाली, जो कि बेहद सुंदर और आकर्षक थी, अब माँ बनने वाली थी। यह हमारे जीवन का एक बेहद खुशहाल समय था। रूपाली का 6ठा महीना चल रहा था और हम दोनों आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थे। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे जीवन को थोड़ा बदल दिया। मेरी नौकरी में ट्रांसफर का आदेश आ गया। मुझे दूसरे शहर में स्थानांतरित किया गया और इस स्थिति ने हमारे लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी। रूपाली का स्वास्थ्य और उसकी देखभाल मेरी पहली प्राथमिकता थी। मुझे एहसास हुआ कि इस समय उसे अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उसे हर पल देखभाल और समर्थन की आवश्यकता थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए मैंने रूपाली के माता-पिता को बुलवाया। मैंने उन्हें पूरी स्थिति विस्तार से समझाई और उन्हें यह बताया कि मेरी ट्रांसफर उस शहर में हो गई है जहां फिलहाल मैं रूपाली की उचित देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे रूपाली को अपने साथ ले जाएं, ताकि वह अपने मायके में अपनी मां के सानिध्य में सुरक्षित और आराम से रह सके। रूपाली के माता-पिता ने मेरी बात को समझा और हमारी स्थिति को समझते हुए तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने रूपाली को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया, ताकि वह गर्भावस्था के इस महत्वपूर्ण समय में बिना किसी परेशानी के रह सके। इस निर्णय ने मुझे थोड़ी राहत दी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी पत्नी अपने परिवार के बीच सुरक्षित और खुश रहेगी। जब मेरी पत्नी रूपाली मायके चली गई, तो मेरे लिए घर में अकेले रहना एक नई चुनौती बन गया। अब मुझे खुद से खाना बनाना, घरेलू काम करना और घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी। क्योंकि मेरी नौकरी काफी व्यस्त थी, मैं इन सब कामों को लेकर थोड़ा चिंतित था। हालांकि मेरी नौकरी में हाल ही में प्रमोशन हुआ था और मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी। इस वजह से मैंने सोचा कि अब बेहतर जीवन के लिए एक नए फ्लैट में शिफ्ट करना सही रहेगा। मैंने अपने लिए एक नया और आरामदायक फ्लैट चुना और वहां रहने लगा। जिस शहर में मेरी ट्रांसफर हुई थी, वहां मेरी मामी और उनकी बेटी भी रहती थी। कुछ समय पहले मेरे मामा का एक दुर्घटना में निधन हो गया था और इस वजह से मेरी मामी और उनकी बेटी अकेले रह रही थीं। जब मामी को पता चला कि मेरी ट्रांसफर उनके शहर में हुई है, तो एक दिन वे मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आईं। जब मामी आईं, तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता से मुझसे पूछा, रोहन, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैंने उन्हें स्थिति समझाते हुए बताया, मामी, रूपाली का 6ठा महीना चल रहा है और इस हालत में उसे अकेला छोड़ना सही नहीं था। इसीलिए मैंने उसे मायके भेज दिया है, जहां उसके माँ बाप उसकी ठीक से देखभाल कर सकें। मामी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, अब तुम अकेले हो तो घर का काम और खाना बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि काम का दबाव पहले से ही बहुत ज्यादा है और अगर घरेलू काम खुद करने लगूं तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए मैंने मामी से कहा, मामी, मैं सोच रहा हूं कि कोई काम वाली रख लूं। इससे मुझे घर के काम करने में आसानी होगी। मामी ने तुरंत जवाब दिया, रोहन, काम वाली रखने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आती, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम्हें किसी काम वाली की जरूरत नहीं होगी। मामी के इस प्रस्ताव को सुनकर मैं थोड़ा राहत महसूस करने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मामी मेरी मदद करेंगी तो मुझे अपने काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने में आसानी होगी। साथ ही मैंने तय किया कि मामी को उनके समय और मेहनत के लिए कुछ पैसे दे दूंगा, ताकि उन्हें भी यह महसूस हो कि उनकी मदद का मैं सम्मान करता हूँ। अगले दिन जब मैं सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, मेरी मामी ने मुझे एक खबर दी। उन्होंने बताया, रोहन, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जाना होगा। वह बीमार है और उन्हें मेरी देखभाल की जरूरत है। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। मैंने उनकी मजबूरी को समझा और कहा, मामी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। परिवार की देखभाल सबसे पहले है। मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। मामी ने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, रोहन, तुम्हें घर और काम के बीच परेशानी न हो, इसलिए मैंने अंकिता को तुम्हारी मदद के लिए भेजने का फैसला किया है। वह तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और घर के कामों में मदद करेगी। अंकिता मेरे मामा के गुजर जाने के बाद से अपनी माँ के साथ ही रहती थी।
मैंने मामी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है मामी, इससे मुझे भी काफी राहत मिलेगी। उस दिन रविवार था और मैं घर पर ही आराम कर रहा था। सुबह देर तक सोने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और अपने फ्लैट में कुछ काम निपटाने लगा। दोपहर के करीब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें कुछ पल के लिए खुली की खुली रह गईं। सामने खड़ी लड़की बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने उसे कुछ पल के लिए देखा और हिचकिचा गया, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि अंकिता इतनी खूबसूरत होगी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, रोहन भैया, मैं अंकिता हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। उसकी आवाज़ में एक सहजता और आत्मविश्वास था। मैं जल्दी से अपने होश में आया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह अंकिता, अंदर आओ। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम आने वाली हो। अंकिता ने अंदर आते हुए कहा, माँ ने कहा था कि आपको घर और ऑफिस के काम में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और चाय का ऑफर किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भैया, पहले मुझे बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है। मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और महसूस किया कि उसके आने से मेरा घर का माहौल थोड़ा बदलने वाला है। मैंने और कुछ नहीं कहा। अंकिता ने घर का काम करना शुरू कर दिया। वह बड़े सहज और आत्मविश्वास से सारे काम निपटा रही थी। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी हर एक हरकत में एक अलग ही आकर्षण था। उसका रूप और व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि मैं अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी पत्नी रूपाली से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की शायद कभी नहीं देखी। यह ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था और मैं खुद पर थोड़ा हैरान था। मैं सोचने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की और फिर भी उसे यहाँ मेरे लिए काम करना पड़ रहा है। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि मामी ने अंकिता को इस तरह से काम करने के लिए भेज दिया। अंकिता ने हल्के और आरामदायक कपड़े पहने थे, जो शायद घर में काम करने के लिए सही थे, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्या कोई माँ अपनी बेटी को ऐसे कपड़े पहनने देती है। इसके अलावा मैं यह भी सोचने लगा कि अंकिता की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन मामी ने अब तक उसकी शादी क्यों नहीं की। यह सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था और आखिरकार मैंने उससे सीधे पूछने का फैसला किया। जब अंकिता किचन में काम कर रही थी तो मैंने धीरे से पूछा, अंकिता, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने थोड़ा रुककर मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की उदासी झलकने लगी। वह बोली, रोहन भैया, पापा की मौत के बाद से माँ के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अकेले ही सब संभाला है। इस बीच मेरी शादी के बारे में सोचने का समय और हालात दोनों ही नहीं थे। उसकी आवाज में एक गहराई और दर्द था। यह सुनकर मुझे महसूस हुआ कि अंकिता के जीवन में कितनी कठिनाइयां रही होंगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, यह सच है कि मामी ने अकेले काफी कुछ संभाला है, लेकिन अंकिता, तुम इतनी खूबसूरत और समझदार हो। तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता आसानी से आ सकता है। मामी को तुम्हारे भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अंकिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ ने मेरी शादी के बारे में सोचा जरूर है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे माँ और मैं दोनों स्वीकार कर सकें। उसकी बात सुनकर मुझे उसकी स्थिति और अधिक समझ में आने लगी। मैंने महसूस किया कि अंकिता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि अपने परिवार के प्रति बेहद जिम्मेदार और समर्पित भी थी। अब अंकिता रोजाना मेरे घर आने लगी। शुरुआत में वह अपने काम में पूरी तरह व्यस्त रहती थी और अपने दायित्व को बड़ी ही ईमानदारी और लगन से निभा रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि अंकिता के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। वह अब अपने काम को बहुत ध्यान और परिश्रम से करने लगी थी। हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती और मेरे लिए हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करती। एक दिन जब हम बातें कर रहे थे, उसने अचानक मुझसे मेरी पत्नी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसने मेरी पत्नी की आदतों, पसंद नापसंद और हमारे रिश्ते के बारे में विस्तार से जानना चाहा। मैं यह सब देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा,
शायद वह सामान्य जिज्ञासा के तहत पूछ रही है। पर जब मैंने उसे बताया कि मेरी पत्नी कुछ महीनों तक यहाँ नहीं आएगी, तो उसने बड़ी उत्सुकता और खुशी से प्रतिक्रिया दी। उसकी इस खुशी ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। मैंने सोचा कि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें और ज्यादा अजीब लगने लगी। अब अंकिता मेरे लिए हर रोज अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी। वह हर बार कुछ नया बनाने की कोशिश करती और यह सुनिश्चित करती कि वह मेरी पसंद का हो। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह उसका काम है और वह इसे जिम्मेदारी के साथ निभा रही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वह सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं थी। उसने मेरी पसंद के कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया। मुझे यह देखकर अजीब लगने लगा। मैंने एक दिन उसे कहा, अंकिता, तुम्हें जो काम करने के लिए कहा गया है बस वही करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह मेरी बात सुनने की बजाय अपने तरीके से काम करती रही। धीरे धीरे उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे वह मेरी पत्नी हो। वह मेरे लिए चीजें व्यवस्थित करती, मेरे लिए कपड़े निकाल कर रखती और यहाँ तक कि मेरे आराम का खास ध्यान रखने लगी। उसके इस व्यवहार ने मुझे असहज कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। उसकी हरकतों में एक तरह की भावनात्मक जुड़ाव झलकने लगा था जो मुझे अजीब और परेशान करने वाला लग रहा था। उसे मेरे घर आए 10 दिन हो गए थे। मैंने पूछा, अंकिता, मामी कब आएंगी? तो उसने कहा, रोहन, दादी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए माँ अभी कुछ दिन गांव में रहेंगी। उसका यह कहना मुझे सही लगा और मैंने कहा, ठीक है। अब अंकिता के पहनावे में भी एक बड़ा बदलाव आने लगा था। वह साड़ी पहनने लगी थी। साड़ी में उसका रूप और भी निखर जाता था और वह किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती थी। उसकी चाल ढाल, उसकी मुस्कान और साड़ी में उसकी खूबसूरती ने जैसे पूरे माहौल को बदल दिया था। वह अपने बालों में गजरा भी लगाने लगी थी। गजरे की मीठी खुशबू पूरे घर में फैल जाती और जब वह मेरे पास से गुजरती तो वह खुशबू मेरे मन को मोह लेती। हर बार जब मैं उसे साड़ी में देखता तो अचानक ही मेरी पत्नी की यादें मेरे मन में उभरने लगती। मुझे ऐसा लगने लगा कि अंकिता जानबूझकर मेरी पत्नी की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरी पत्नी के बारे में मुझसे जो कुछ सुना था वह शायद उसी के आधार पर खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें और पहनावा धीरे धीरे इस ओर इशारा कर रहे थे। जब भी मैं अंकिता को इस रूप में देखता तो मेरी पत्नी की बहुत याद आती। एक अजीब सी उलझन मेरे मन में पैदा हो जाती। मुझे ऐसा लगता कि मैं उसे गले लगाऊं और उस पल को अपने साथ बांध लूं। अंकिता का यह बदलता व्यवहार और अंदाज मुझे और भी उलझन में डाल रहा था। वह कभी मेरी पत्नी की तरह पेश आती तो कभी पूरी तरह से अलग रूप में दिखती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है और उसके इन बदलावों के पीछे उसकी क्या मंशा हो सकती है। अब मैंने उसे कहा, आगे से तुम फुल ड्रेस पहनना, शॉर्ट ड्रेस मत पहनना, क्योंकि उस ड्रेस में तुम्हें देखकर मुझे अजीब लगता है। एक तो मैं घर में अकेला पुरुष हूँ और अंकिता जवान और खूबसूरत है। अगर मेरे सामने कोई खूबसूरत लड़की बार बार शॉर्ट ड्रेस में आ रही हो तो कोई भी पुरुष आकर्षित हो सकता है, लेकिन अंकिता एक महिला होते हुए भी बिल्कुल भी शर्माती नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे पूरे जीवन को हिलाकर रख दिया। यह घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। उस दिन अंकिता ने हमेशा की तरह सारे घर का काम निपटाया और जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना असंभव लग रहा था। अंकिता असमंजस में खड़ी खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। मैंने उसकी परेशानी भांप ली और कहा, अंकिता, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर कैसे जाओगी? मामी भी गांव गई हुई हैं और तुम्हारे घर पर कोई नहीं है। आज रात यहीं ठहर जाओ। सुबह जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना। पहले तो वह थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसने मेरी बात मान ली। वह बोली, ठीक है रोहन भैया, अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। अंकिता ने उस रात के लिए खाना बनाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। ये पहली बार था जब हमने एक साथ इतनी सहजता से समय बिताया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और टीवी देखने लगा। मैंने अंकिता से कहा, तुम हॉल में सोफे पर सो जाओ,
वहीं तुम्हारे लिए आरामदायक रहेगा। अंकिता दिन भर के काम की वजह से बहुत थकी हुई थी। उसने कुछ देर तक इधर उधर की चीजें ठीक की और फिर सोफे पर लेट गई। थकावट के कारण वह कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। मैं अपने कमरे में टीवी देखता रहा। रात के लगभग 12 बज गए थे। अचानक मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। किचन से लौटते वक्त मेरी नजर अंकिता पर पड़ी। वह सोफे पर गहरी नींद में थी और रात की मंद रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही शांत और खूबसूरत लग रहा था। उसके खुले बाल उसके गालों पर गिर रहे थे और खिड़की से आती ठंडी हवा उनके साथ अटखेलियां कर रही थी। वह नींद में बार बार अपने बालों को सहेजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाल फिर से उसके चेहरे पर आ जाते। उसकी यह छोटी सी बेचैनी और मासूमियत मुझे अंदर तक छू गई। जब मैंने उसे सोते हुए देखा तो मैं उसकी ओर और आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे मैं उसके पास पहुंच गया और नीचे बैठ गया। मैंने उसके गाल पर पड़े बालों को सहेजने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक बिजली चमकी और अंकिता डरकर मुझे मजबूती से गले लगा लिया। अंकिता नींद में थी, लेकिन मेरा स्पर्श पाकर वो पूरी तरह जाग गया। उसका ये स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने भी उसे गले लगा लिया। वह और भी ज्यादा मुझसे चिपक गई। हमने एक दूसरे के गले लगकर खुद को भूलना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह मेरी आंख खुली और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जल्दी से अंकिता को पास से हटा दिया और अपने कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में मेरी पत्नी का चेहरा घूम रहा था। अगर उसे ये सब पता चला तो वह मुझे तलाक दे देगी और मुझे अपने आने वाले बच्चे का भी खोने का डर था। मैं बार बार सोच रहा था कि अगर हमारे परिवार वालों को यह सब पता चला तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उनकी नज़रों में मेरा सम्मान क्या रह पाएगा। इन विचारों ने मेरा सिर भारी कर दिया था। मैं पूरी तरह से उलझा हुआ था और मेरे मन में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला। मैंने देखा अंकिता अंदर आ रही थी। वह नहा चुकी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी और गंभीरता का भाव था। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, रोहन, रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे मन में अपराध बोध जाग गया और मैंने तुरंत कहा, अंकिता, मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझसे कोई गलती हुई हो। लेकिन अंकिता ने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहा, रुको रोहन, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गया। अंकिता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ मैंने देखा है कि तुमने मुझे कभी गलत नज़रों से नहीं देखा और यही बात मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आई। उसने कहा, तुमने मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने से मना किया और फुल ड्रेस पहनने के लिए कहा। यह काम मेरी माँ को करना चाहिए था, लेकिन तुमने किया। तुम्हारा यह व्यवहार बताता है कि तुम कितने अच्छे और ईमानदार इंसान हो। अंकिता थोड़ी रुककर फिर बोली, रोहन, मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में थी। मैं तुम्हारी मामी की बेटी हूँ और फिर भी तुमने कभी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी की किस्मत से जलने लगी थी। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी की किस्मत से जलन हो रही थी क्योंकि तुम्हारे जैसा ईमानदार और समझदार पति उसे मिला है। इसीलिए मैंने तुम्हारी पत्नी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की और उसी की तरह व्यवहार करने लगी। अंकिता ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, मैंने साड़ी पहनना शुरू किया, गजरा लगाया। यह सब तुम्हें आकर्षित करने के लिए किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। तुमने हर बार अपनी सीमाएं बनाए रखी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में ईमानदारी थी। उसने कहा, सच कहूँ रोहन, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्चे इंसान वही होते हैं जो हर स्थिति में अपने चरित्र को बनाए रखते हैं। अंकिता की सारी बातें सुनने के बाद मैं गहरी चुप्पी में डूब गया। उसके शब्दों ने मेरे मन में कई भावनाएं जगा दी थीं, पछतावा, अपराध बोध और एक नई समझ। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक बात स्पष्ट थी कि यह सब खत्म होना चाहिए। कुछ समय बाद मैंने धीरे से कहा, अंकिता, मुझे माफ़ कर दो।
जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी मदद के लिए जितना चाहो पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन कल से तुम मेरे घर मत आना। मेरी यह बात सुनकर अंकिता ने सिर उठाया और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं थी। उसने शांति से जवाब दिया, रोहन, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ हमारे बीच रहेगा। मैं तुम्हारी पत्नी को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं होने दूंगी। जो हुआ उसके लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितने तुम। लेकिन यह सब अब यहीं खत्म होना चाहिए। तुम निश्चिंत रहो रोहन। यह कहते हुए अंकिता उठी और धीरे धीरे अपने घर चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसके कदमों में अब कोई झिझक नहीं थी। उस दिन के बाद उसने मेरे घर आना बंद कर दिया। मेरे जीवन में जैसे एक खालीपन आ गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी। उसकी आवाज में खुशी छलक रही थी। उसने कहा, रोहन, तुम पिता बन गए हो। यह सुनते ही मेरी आंखें खुशी से भर आईं। मैं उस पल अपने सारे दुख और पछतावे को भूल गया। कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी घर वापस आ गई। अब मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगा। एक दिन की बात है, मैं अपने घर के कामों में व्यस्त था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद कोई डिलीवरी या पड़ोसी होगा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे के बाहर एक गिफ्ट रखा हुआ था। मैं थोड़ा हैरान हुआ और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने गिफ्ट उठाया और घर के अंदर लाया। ये बहुत खूबसूरती से पैक किया हुआ था। उत्सुकता से मैंने धीरे धीरे गिफ्ट को खोलना शुरू किया। गिफ्ट के अंदर छोटे बच्चे के लिए कई चीजें थीं, नन्हे कपड़े, खिलौने और एक गजरा। गजरे को देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि यह गिफ्ट अंकिता ने भेजा है। तभी मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, यह गिफ्ट किसने रखा होगा? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस गिफ्ट में रखी चीजों को गौर से देखता रहा। तभी मेरी नजर गिफ्ट के अंदर रखी हुई एक चिट्ठी पर पड़ी। मैंने चिट्ठी को निकाला और खोलकर पढ़ा। उसमें मेरे बेटे के लिए शुभकामनाएं लिखी हुई थी, लेकिन चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, लगता है किसी ने हमारे बेटे के लिए यह उपहार छोड़ दिया है। शायद कोई परिचित होगा। मेरी पत्नी ने इसे सामान्य बात समझकर सिर हिलाया और कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी हमारा बच्चा रोने लगा। उसका ध्यान तुरंत बच्चे की ओर चला गया और वह बाकी सब कुछ भूल गई। उस दिन के बाद अंकिता मुझे फिर कभी नहीं दिखाई दी। उसने जो वादा किया था उसे पूरी तरह निभाया। वह हमारे जीवन से इस तरह चली गई जैसे वह कभी इसमें आई ही नहीं थी। हम पति पत्नी अब अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। अंकिता का गिफ्ट और वह चिट्ठी मेरे लिए एक ऐसी याद बन गए हैं जो मुझे हमेशा यह सिखाती है कि सही निर्णय और त्याग से रिश्तों में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।